नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे देश के अलग अलग राज्यों से आदिवासियों की बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में पंडो आदिवासियों की रैली तो ओडिशा में कुकरेल बांध का विरोध और त्रिपुरा में टिपरा मोथा का डोर टू डोर कैंपेन। एमबीबी पोल में आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के आदिवासी संगठन जयस की, और इसके अलावा अस्मिता और अधिकार में बात होगी एक आदिवासी बैंड की। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सरगुजा में हजारों पंडो आदिवासियों ने निकाली रैली, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। मलकानगिरी में सैकड़ों आदिवासियों का प्रदर्शन, कुकरेल बांध परियोजना का विरोध। नागा पीपुल्स फ्रंट ने केंद्र को घेरा, कहा नागा मुद्दों पर विफल रही मोदी सरकार। टिपरा मोथा के एजेंडे पर आदिवासी, दलित और मुस्लिम किया डोर टू डोर कैंपेन। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में करीब 4000 आदिवासियों ने रैली निकाली। विशेष रूप से पिछड़ी यानी पीवीटीजी जनजाति पंडों के सदस्यों ने रैली निकालते हुए कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। जनजाति ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये 15 फरवरी से विकास खंड क्षेत्र में उग्र आंदोलन करेंगे। मंगलवार को जिला मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में 4000 से ज्यादा पंडो जनजाति के महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग इकट्ठा हुए। ये लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में कड़ाके की सर्दी में भी बहुत कम कपड़ों में कंधों पर कावड़ लिए सड़क पर निकले। समुदाय ने मुख्य तौर पर मांग की कि पंडो और परहिया या पररिहा जनजाति को एक किया जाए। प्रदर्शन के दौरान उदय पंडो ने कहा कि पंडो जनजाति के पुराने अधिकार, अभिलेख और सरगुजा स्टेट सेटलमेंट राजस्व दस्तावेजों में जाति पंडो लिखा हुआ को काट कर परहिया सामान्य जाति बना दिया है। इस वजह से पंडो जनजाति के लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से नहीं मिल रहा है। इनकी जमीन भी लूटी जा रही है। जाति प्रमाण पत्र में सरलीकरण किए जाने के बाद भी इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, और जिससे ये परेशान हैं। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से पंडो समुदाय के नेता उदय पंडो। उदय जी, 27 को यानी मंगलवार को आपने बड़ा प्रदर्शन किया था। जहां तक मुझे पता है आप लोग पहले से ही अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं, तो फिर क्या वजह रही कि आप लोगों ने इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया? छत्तीसगढ़ राज्य में पंडो जनजाति बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर इन जिलों में निवासित हैं। और पंडो जनजाति को बलरामपुर में परहिया उपजाति से भी जानते हैं, एक गोत्र होता है हमारे में। और कोरिया में सूरजपुर के ओड़गी ब्लॉक में, और रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर में भुइयार उपजाति के नाम से भी जानते हैं, गोत्र होता है। अब बहुत पहले 70 साल पहले और से लेकर अभी तक भूमाफिया जो हैं, भूमाफिया लोग जमीन हड़पने के लिए पंडो लोगों का अधिकारियों से मिली भगत से जो हमारा जो सरनेम है, जो भुइयार परहिया जो होता है, उसे अलग जाति बनाकर सामान्य बोल करके उनका जमीन रजिस्ट्री कराने का काम किया गया है। जमीन कौड़ी के भाव में लूटा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। और इसके वजह से जिला बलरामपुर में, कोरिया में और जिला सूरजपुर जिला के ओड़गी ब्लॉक में, कोरबा, रायगढ़ में भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है पंडो के नाम से। सेटलमेंट में भुइयार, बलरामपुर जाएंगे या कोरिया तो सेटलमेंट में परहिया। तो इसके संबंध में 30 सालों से 1990 से लेकर अभी तक लड़ाई चल रहा है। अभी तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, तो हम लोग बहुत परेशान थे। और ये तो हमारा परेशानी था ही, ऊपर से हमारा जो सेटलमेंट है, लैंड रिकॉर्ड है, उसमें 3 जन का सेटलमेंट जो होता है वो चेंज कर दिया गया है जाति। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहला 1944-40 का रिकॉर्ड में देखा गया, महावीर
परहिया, पिता का नाम बनाधर परहिया, जाति उसका पंडो लिखा था, और बाद में पंडो को हल्का काट कर परहिया बना दिया गया, जबकि उसका पहले से परहिया सरनेम लिखा हुआ था। और दूसरा व्यक्ति और था 1940-41 का सेटलमेंट में, झुरई परहिया वल्द दसई परहिया, कॉम में लिखा था पंडो, उसे भी हल्का काट कर परहिया बनाया गया। तीसरा व्यक्ति था बोलो परहिया वल्द दसई परहिया, इसका कॉम में लिखा था परहिया डैश पंडो, दोनों लिखा था, लेकिन दोनों को हल्का क्रॉस करके परहिया लिखा गया। और जो काट पीट किया गया है वो स्पष्ट दिख रहा है, पूरा नहीं काटा है, हल्का सा किया गया है। और इन तीनों का 1954 का जो अधिकार अभिलेख होता है उसका भी मैंने रिकॉर्ड निकलवाया, सत्यापित कॉपी है मेरे पास, उसमें इनका जाति में पंडो है केवल, वहां पे छेड़छाड़ नहीं किया गया है। और अभी वर्तमान में इनका ठीक है पंडो ही है। और चौथा व्यक्ति का 1954 में पंडो लिखा हुआ था, और पांचवा व्यक्ति का भी जगदेव सोमारू वल्द भूटन, जाति पंडो, 1954 अधिकारी अभिलेख में लिखा था। और पांचवा था जगदेव पंडो, पिता धनी पंडो, जाति पंडो, और इसका नकल 2019 में निकलवाया गया था, उसमें जाति पंडो लिखा था। और अभी अभी हम निकलवा रहे हैं वो अब परहिया हो गया, पूरा डाटा हर चीज सेम, लेकिन उसमें जाति के जगह पे दोनों का, जगदेव और सोमारू का, दोनों का परहिया हो गया। तो इन सभी चीजों से हम लोग अपना सभा किए कि हम लोग 30 सालों से लेकर के नेता मंत्री विभाग से लेकर के हम लोग जाति जो त्रुटि है, परहिया पंडो, पंडो भूयान, और हम लोग सुधारने का बात कर रहे हैं। और यहाँ जो हमारा जो सबूत है जिसके दम पे हम लड़ना चाहते हैं, एविडेंस है, वो भूमाफिया लोग अधिकारियों से मिल करके वो मिटाने का काम किया जा रहा है। उदय जी, आप लोगों ने बहुत बड़ी रैली की, आपकी ये जो मांग है ये कौन दूर करेगा? क्या ये राज्य सरकार दूर करेगी या फिर केंद्र सरकार इसको दूर करेगी? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जिम्मेदार जो है, जो परहिया भूयार जो अलग एक सामान्य नजर से देखा जाता है, और आजादी से लेकर अभी तक शासकीय योजनाओं से वंचित रहा है, जिसके कारण इनमें कुपोषण, खून की कमी, मौतें, अशिक्षा, शिक्षा से दूर हो गया, क्योंकि स्कॉलरशिप हुआ, और भी जितने छात्रावास होते हैं एसटी को जो मिलते हैं वो दूर रहे, इसीलिए और काफी अंधविश्वास इनमें। पूरा जिम्मेदार जो है, जो बहुत पहले शुरू स्टार्टिंग में ही सरनेम को, उपजाति को अलग जाति बना करके खेल होते रहा जमीन लूटने का, और वहीं से हमारा जो है भ्रमित हो गया समाज, और कोई इसके बारे में सत्यता को जानने के तैयार नहीं हुआ और हक नहीं ले पाया। जब हम लोग सामने देखे अभी कि 5 जन का छेड़छाड़ हुआ है, तब से हम लोग इसमें ज्यादा खुलकर बात कर रहे हैं। और सर, आपने जो कहा कि ये कहाँ से सुधरेगा, तो इसका अभी 12 जनजातियों का छत्तीसगढ़ में मात्रात्मक त्रुटि का हुआ है, फाइनल हुआ है। जैसे हमारा पंडो, पांडो, आधा न वाला पंडो, आधा आड़ा वाला पंडो, ऊपर बिंदु वाला पंडो, ये अभी आ गया है, ये मात्रात्मक था। और इसके साथ में और किसान, नगेसिया, इसका भी सुधर कर आ गया है। और भी कई लोग हैं, लेकिन हमारा लड़ाई इससे पहले से चल रहा था, परहिया पंडो वाला। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे तरफ के जो नेता मंत्री लोग हैं, विधायक लोग हैं, ये हमारे लिए कोई काम नहीं किए, कोई सहयोग नहीं किए, क्योंकि अगर किए होते तो हमारा साथ में ही सुधर का आ जाता। बल्कि ये भी मैं कहूंगा कि उल्टा सहयोग न करके उनके द्वारा लिख कर भी दे दिया गया है अपना लेटर पैड में कि इनको, परहिया पंडो को शामिल न किया जाए। तो उदय जी, पंडो संख्या में ज्यादा नहीं है और शायद चुनाव में इन्हें वोट बैंक भी नहीं गिना जाता है। क्या ये इसका कारण माना जा सकता है कि आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हमारा वोट बैंक की दृष्टि से भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा चीज सर, बहुत पहले से जितने भी भूमाफिया बसे हैं
ये पंडों के जमीन में बसे हुए हैं जिला बलरामपुर में, और वो सब सेटलमेंट वाले जमीन है, और शुरू से लेकर अभी तक बसते जा रहे हैं। इनका सोच ये है नेताओं का और भूमाफियाओं का, वो साठगांठ है। तो अगर एसटी में अगर हो जाता है पंडो परहिया, तो जमीन वापस हो जाएंगी या रजिस्ट्री करते नहीं बनेगा, ये सबसे बड़ा बात है। आपको बता दें कि पंडो आदिवासियों को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ इस तरह से नाइंसाफी हो रही है। और अब छत्तीसगढ़ से चलते हैं ओडिशा। ओडिशा के मलकानगिरी में गुरुवार को सैकड़ों आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। ये आदिवासी छत्तीसगढ़ में चकबाका नदी पर प्रस्तावित कुकरेल बांध परियोजना के विरोध में सड़क पर उतरे। पारंपरिक हथियारों से लैस महिलाओं और बच्चों सहित आंदोलनकारियों ने जिला आदिवासी संघ के बैनर तले एक रैली निकाली और प्रस्तावित परियोजना के खिलाफ मलकानगिरी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों को आशंका है कि प्रस्तावित बांध परियोजना से छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे मैथिली प्रखंड की 7 पंचायतों महुपदर, सलीमी, टेमरूपल्ली, कोटापल्ली, कियांग, कमरपल्ली और मेका के 58 गांव डूब जाएंगे। आदिवासी नेताओं के मुताबिक बांध परियोजना मैथिली में सैकड़ों लोगों को विस्थापित करेगी। इसके अलावा ओडिशा में वन भूमि के बड़े हिस्से जलमग्न हो जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि बांध के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक निजी फर्म को टेंडर दिया है। आंदोलनकारियों ने ओडिशा सरकार से मांग की कि वो इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बातचीत करे और परियोजना को रोकने का आग्रह करे। आदिवासियों ने साफ किया कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे और अगर राज्य सरकार ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो ये विरोध और तेज किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है नागालैंड से। नागालैंड में नागा पीपुल्स फ्रंट ने केंद्र सरकार पर दशकों पुराने नागा राजनीतिक मुद्दे को टालने का आरोप लगाया है। एनपीएफ विधायक दल के नेता कुजुलुजो नेनू ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार दशकों पुराने नागा राजनीतिक मुद्दे का समाधान निकालने के लिए गंभीर नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद के हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र में नागा मुद्दों को पेश करने में विफल रही। उन्होंने सशेजू छात्र संघ के स्वर्ण जयंती समारोह में ये बात कही। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए एनपीएफ नेता ने कहा कि नागा लोगों को केंद्र से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि एनपीएफ नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार का एक हिस्सा है, जिसमें बीजेपी भी भागीदार है। राज्य में 2023 के शुरुआती महीनों में ही विधानसभा की 60 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में एनपीएफ नेता ने नागा लोगों से सही पार्टी और सही नेताओं को चुनने और वोट देने का आह्वान किया। और अब चलते हैं त्रिपुरा। 11 दिसंबर 2022 को टिपरामोथा के नेता प्रद्योत किशोर माणिक्य ने कहा था कि उनका ये मंच सिर्फ त्रिपुरा के जनजाति समुदायों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनका दल विधानसभा चुनाव में राज्य के अन्य समुदाय के लोगों को भी साथ लेकर चलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि विधानसभा चुनाव में उनका दल एसटी रिजर्व सीटों के अलावा भी चुनाव लड़ेगा। इस सिलसिले में उन्होंने कोई निश्चित संख्या तो नहीं बताई थी, लेकिन कहा था कि उनकी पार्टी टिपरामोथा 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अपनी इस रणनीति के तहत टिपरामोथा ने आदिवासियों, दलितों और मुसलमानों का समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में टिपरामोथा के कार्यकर्ता मुस्लिम आबादी के इलाकों में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। टिपरा की युवा और महिला विंग ने जिरानियाखला गांव के अंतर्गत मंडई बाजार निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम पाड़ा में घर घर जाकर प्रचार किया। डोर टू डोर कैंपेन करने वालों में वाईटीएफ यानी यूथ टिपरा फेडरेशन के केंद्रीय अध्यक्ष रनियल देव वर्मा, वाईटीएफ के जिला अध्यक्ष टोनी देव बर्मन और टीटीएएडीसी यानी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के अध्यक्ष जगदीश देव बर्मन शामिल हुए। आपको बता देंगे त्रिपुरा में कुल आबादी का 9% से ज्यादा मुसलमानों को बताया जाता है। वहीं बीजेपी छोड़ने के एक दिन बाद 4 बार के विधायक दिबा चंद्र रंखाल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिबा चंद्र ने बुधवार को ही व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए त्रिपुरा विधानसभा
और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। राज्य में फरवरी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उधर राज्य में बढ़ती सर्दी के बीच कुछ एनजीओ दूर दराज के इलाकों में लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। राज्य के ढालाई जिले के अंबासा में एनजीओ के लोगों ने गरीब लोगों को गर्म कपड़े और खाने का सामान बांटा। 2 एनजीओ महाराजा वीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी और टिपरा बुरोई सोसाइटी ने दोफा टिपरासा समुदाय के लोगों में चावल और कपड़े बांटे। एनजीओ के सदस्यों ने बताया कि स्वायत्त जिला परिषद के अंदर के इलाकों में लोगों को वो हर साल ऐसे ही मदद पहुंचाते हैं। हम लोग यहाँ पर यही कोशिश करते हैं हर साल हमारे जो एडीसी एरिया में जो अंदर रहते हैं हम लोग का जो दोफा के लोग जो टिपरासा लोग रहते हैं उन लोगों को कैसे कपड़े जैसे आप ठंड पड़ रहे हैं तो कपड़े की बहुत कमी है, यहाँ पर खाने की कमी है, तो हम लोग यहाँ पर कैसे कैंपिंग करके उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं वही कोशिश करते रहते हैं। आज यहाँ पर हम लोग चावल लेके आया, चावल और कपड़ा। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में हम हर रोज आपसे एक सवाल करते हैं। आज का सवाल था कि मध्य प्रदेश में आदिवासी संगठन जयस को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। आपकी राय क्या है? इस सवाल के जवाब में 84% लोगों ने जयस के चुनाव लड़ने पर सहमति दी है, तो वहीं 12% लोगों ने माना कि जयस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जबकि 4% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। इस पोल में अब तक 1300 से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी संगठन जयस अपनी गतिविधियों से राज्य की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा रहा है। संगठन लगातार बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। इन सम्मेलनों में समता समाधान पार्टी, ओबीसी महासभा, मुस्लिम वर्ग के संगठनों समेत प्रदेश के कई पूर्व विधायक और सांसद भी शामिल हुए। इस तरह की खबरें भी सामने आई कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ सकता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट से विधायक चुनकर आए जयस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा भी इस बार जयस के निशान पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये खबरें भी मिल रही हैं कि जयस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा। बता दें कि राज्य की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 6 शहडोल, मंडला, रतलाम, खरगोन, बैतूल और धार एसटी के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी का वर्चस्व रहा है, लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर जयस का प्रभाव भी दिखता है। हाल ही में पीटीआई से बात करते हुए जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा ने दावा किया कि उनका समूह किंग मेकर की भूमिका निभाने में सक्षम है और इसके लिए संगठन 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बना रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अलावा ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का पद भी मांग सकते हैं क्योंकि दोनों पार्टियां हमारे यानी आदिवासी वोटों पर काफी हद तक निर्भर है। जयस ने अक्टूबर में धार जिले में एक महापंचायत का आयोजन किया था, जहां राज्य भर के 20,000 से ज्यादा युवा आदिवासी मौजूद थे। इस महापंचायत को जयस के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है और इसके अलावा कई सीटों पर आदिवासी वोट अच्छा खासा दखल रखता है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे एक आदिवासी बैंड के बारे में। ओडिशा के बालासोर जिले के नीलगिरी में बंधुलीर फूल नाम के एक संगठन ने यहाँ के भूमिज आदिवासियों के परंपरागत नृत्य में एक रचनात्मक प्रयोग किया है। इस संगठन ने यहाँ के भूमिज आदिवासी कलाकारों के साथ मिलकर उनके परंपरागत गीतों, धुनों और नृत्य के साथ ऑर्केस्ट्रा का मिश्रण किया है। बालासोर जिले के नीलगिरी ब्लॉक के कई गांवों के भूमिज आदिवासी कलाकारों को शामिल करके एक डांस ग्रुप तैयार किया गया है। इस ग्रुप में सालबनी, डमरू घाटी और माहिस्ता गांव के कलाकार शामिल हैं।
बंधुली फूल के इस डांस ट्रूप को अच्छी चर्चा मिल रही है। हाल ही में 25 दिसंबर को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इस ग्रुप ने प्रदर्शन किया था। इस बैंड के गीतों में आदिवासी आस्थाओं, परंपराओं और जीविका से जुड़े किस्से होते हैं। इसके अलावा ये बैंड देशभक्ति और आदिवासी नायकों की बहादुरी के गीत भी गाता है। तो ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल करें। साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें बताना चाहते हैं और साथ ही अपने इलाके की कोई खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।